बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसपे हम बातचीत करेंगे। एक तो इमरान खान ने नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको एक बिलवास्ता पैगाम भेजा है। और ये पैगाम क्या है, और इसके नतीजे में जो ये एक तासुर पैदा किया जा रहा है या एक तासुर पैदा हुआ था कि इमरान खान और काज़ी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान जो है कि वो बड़े कशीदा ताल्लुकात हैं। और जैसे ही 17 सितंबर को काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है कि 1 साल 1 माह और 8 दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे, तो उसके बाद 2-3 बड़े काम होने हैं। पीएमएलएन की सारी उम्मीदें भी उन्हीं के साथ वाबस्ता हैं कि वो इस मनसब पे आते ही ना सिर्फ जो है कि पीएमएलएन को रिलीफ फराहम करेंगे, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी, उनकी सज़ाएँ ख़त्म होंगी, वो वापस आएंगे और पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ ये हुकूमती हलकों के अंदर भी बड़े शदोमत से बड़े यकीन के साथ कहा जा रहा है कि 17 सितंबर के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक और बड़ा क्रैकडाउन और एक और बड़ा महाज खुलेगा, और वो अदालती महाज होगा। इस वक्त इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा इस मनसब पर आ जाएंगे, चीफ जस्टिस के मनसब पर, तो फिर उसके बाद ये रिलीफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है कि वो कानून और आइन के शिकंजे में आएंगे, नाअहल होंगे और सियासत से जो है उनको बेदखल किया जाएगा। ये एक हुकूमती और हुकूमत के ज़ेर असर जो मीडिया या सोशल मीडिया है या जो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है। इसमें दो बड़ी अहम दलीलें दी जाती हैं, और एक ये कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जब आएंगे तो वो सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल कौंसल को फ़ाल बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन जजेस के बारे में इस वक्त शिकायत की जा रही हैं हुकूमती हलकों के अंदर, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल को फ़ाल किया जाएगा और फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा भी मुमकिन है कि 1 या 2 जज हैं कि उस वक़्त से पहले ही, 17 सितंबर से पहले ही, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आखिरी 2-4 दिन या आखिरी हफ्ता हो, उस वक़्त जो है कि 1-2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। ये हुकूमती हलकों के अंदर बातचीत की जा रही है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जब ये मनसब संभालेंगे, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजों की तकर्री है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद जो सीनियरिटी का असूल है, जो तयशुदा असूल था, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी इसके ऊपर मौजूद हैं, उसको बुरे-कार लाते हुए सिर्फ सीनियर जजों की ही तरक्कियाँ सुप्रीम कोर्ट में होंगी, और अभी रिसेंट पास्ट के अंदर जो जूनियर जजों की तरक्कियाँ हुई हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। ये उनका बयानिया है। इसमें 2 चीज़ें, इमरान खान का क्या पैगाम है और उसके क्या असरात होंगे, उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो 2 बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फ़ाल करेंगे और एक जो जूनियर जजों की प्रमोशंस हुई हैं उनको फ़ारिग कर देंगे, तो इसमें बड़ी अहम चीज़ें जो हैं समझने की, वो ये है कि जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ख़ुद उनकी अहलिया के असासों का और उनकी फ़ैमिली के असासों का और उनका अपना मामला जब आया था, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया था, इमरान खान का दौरे हुकूमत था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इमरान खान और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान बड़े कशीदा ताल्लुकात हैं। उस वक़्त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फ़ाइल की और ख़ुद अपने केस की वकालत भी ख़ुद की, दलाइल भी ख़ुद दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फिर उस वक़्त उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गैर फ़ाल किया, और फिर जो उनकी अहलिया के असासों से मुतल्लिक जो एफबीआर की तहकीकाती रिपोर्ट थी, इंक्वायरी की रिपोर्ट थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस तहकीकाती रिपोर्ट को भी कहा कि ये समझा जाए कि तहकीकाती रिपोर्ट हुई नहीं है, इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, और जो पब्लिक करेगा वो अदालत उस्मा के हुक्म अदूली के ज़ुमरे में आएगा, तो इन्हें अदालत भी होगी। और फिर जैसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को आप पब्लिक कर देते हैं, तो उस ज़िम्मन में भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये फ़ैसला दिया गया था। तो इसलिए ये कहना कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ये समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गैर फ़ाल है और वो इसको फ़ाल करेंगे, तो ये इसके अंदर वज़न इसलिए नहीं है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ख़ुद अपने केस के अंदर ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गैर फ़ाल कर दिया था। दूसरा मामला जो जूनियर जजों की तकर्रियों का मामला है, अब आपको याद होगा रिसेंटली वज़ीर कानून ने ये एक बयान दिया था कि हमने गलती की कि जूनियर जजों को वोट दिया उनकी सुप्रीम कोर्ट में तरक्की और तकर्री के लिए। लेकिन अभी जो आज ही जिस जज ने मोहतरमा मुसर्रत हिलाली, नो डाउट उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी क्रेडेंशियल, उनकी जो खिदमात है वकालत की और बतौर जज और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की, उसके इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन
इस वक़्त वो जूनियर मोस्ट चीफ़ जस्टिस थीं। तो अभी काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो है पेशावर हाई कोर्ट की जो ये चीफ़ जस्टिस हैं, उनका नाम रिकमेंड किया और सीनियरिटी लिस्ट को उन्होंने इसके मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा और कहा कि पेशावर जो कोटा है वो कम जज हैं और एक खातून जज है, तो इनको यहाँ पे तैनात किया जाए। तो फिर उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उनका नाम रिकमेंड कर दिया, जो ये मुतलका जो पार्लिमानी जुडिशल कमीशन होता है और फिर बाद में पार्लिमानी कमीशन में जाता है अप्रूवल के लिए। तो इसलिए दोनों इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जिस पे कहा जाता है कि काई साहब जो है कि बड़ा ब्रॉड वसी पैमाने के ऊपर अदलिया के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, इन दोनों प्रेसिडेंट्स के अंदर उन्होंने ऐसी एग्जांपल्स कायम की हुई हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी उन्होंने गैर फ़ाल की और जूनियर तरीन चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने रिकमेंड भी किया। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जो ये लोग बयानियाँ बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है। अब इमरान खान ने क्या पैगाम दिया? साबिर शाकिर को उन्होंने आज इंटरव्यू के अंदर इसी मामले पे गए, उनके ये जो सारा नैरेटिव है इस तनाज़ुर के अंदर उनसे सवाल किया गया था। तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त उनके सामने जो चीज़ें लाई गई थीं, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी तरफ से, और कहा गया ये सारे शवाहिद हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ये सोचें कि उस वक़्त वो अगर मेरी जगह पे होते, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव होते और उनके सामने किसी के बारे में इस किस्म की चीज़ें लाई जाती, तो इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो गैर आइनी या गैर कानूनी हो, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल इस किस्म की शिकायत का जायज़ा लेती है, तो उन्होंने वो मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसल को भिजवा दिया ताकि जज जो है ख़ुद अपनी मामलात को ख़ुद देखें, रेदर दैन कि हुकूमत या कोई और इदारा उनके पीछे लगाया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो पैगाम उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि काज़ी साहब जो है कि वो मेरी जगह पर आकर सोचें और ये देखें कि अगर वो मेरी जगह पे होते तो फिर वो क्या करते। तो इस तनाज़ुर में इन हालात का जायज़ा लें। और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट्स होती हैं, उनके जो जजेस होते हैं वो ज़ाती मामलात या ज़ाती जो इश्यूज़ होते हैं उनसे बाला होकर जो है कि आइन और कानून को सामने रख के फ़ैसले करते हैं। और उन्हें उम्मीद है कि जब वो इस मनसब पे आएंगे तो वो भी आइन और कानून को जो है कि वो मलूज़ ख़ातिर रखेंगे, रेदर दैन कि वो ये देखेंगे माजी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये उन्होंने एक इनडायरेक्टली पैगाम दिया है। तो अब लेट्स सी देखते हैं कि काई साहब जब इस मनसब पे आते हैं तो मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मामला है कि जो कहा जाता था कि जी खान पे कांटा लगा दिया गया, खान पे कांटा लगा दिया गया। अभी आप बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। IMF ने एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है कि वो साइन हो गया है। अभी 12 जुलाई को जो है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर जो है ये $3 अरब की जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है वो अप्रूवल होनी है। लेकिन उससे पहले IMF ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी, नवीद कमर और सलीम मानवी वाला जो है कि उनसे मुलाकात किया। इसके अलावा ज़मान पाक भी गए, इमरान खान से मुलाकात की है और IMF ने अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कंडीशंस लगाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का जो 1 महीना 1.5 महीना रह गया है, इसके अंदर भी जो कमिटमेंट्स की जा रही हैं वो पूरी की जाएंगी। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो आएगी वो भी IMF के साथ कमिटमेंट को पूरी करे और फिर जो नई हुकूमत आए उसको भी इन कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। और इसीलिए वो ज़मान पाक इमरान खान से मिलने गए ताकि उनसे भी जो है कि तमाम एग्रीमेंट की कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशन और शराइत वो शेयर की जाएँ और उनकी भी ये कमिटमेंट या कंसेंट ली जाए कि क्या इस एग्रीमेंट को वो आगे लेके चलेंगे या नहीं लेके चलेंगे। उसी तनाज़ुर के अंदर फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी इसकी अपनी मंजूरी देगा। तो जो बहुत से लोग कहते थे कि इमरान खान इर्रेलेवेंट हैं, या ये कहा जाता था कि इमरान खान ने ये IMF के साथ जो है एग्रीमेंट था उसको सबताज करने की कोशिश की और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की। और अभी रिसेंटली हुकूमती हलकों से खबरें चलवाई गई जी कि शौकत तरीन या मोहसिन लगारी या फिर जो तैमूर झगड़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इनके पंजाब के पी और मरकज़ के अंदर उन्होंने जो खतूत आपस में लिखे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई कि उसके नतीजे में इनके खिलाफ बगावत के मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन अब IMF खुद जो है कि इनसे रब्ता कर रहे हैं और इनको इर्रेलेवेंट नहीं समझ रहे। वो ये समझ रहे हैं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो PTI जो है कि मोस्ट पॉपुलर जमात है और अगली हुकूमत उनकी होगी, तो इसलिए उनको भी एतमाद में लिया जाना और उनकी कंसर्ट लेना भी ज़रूरी है। तो इसलिए जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान पे कांटा लगा दिया है, हमने क्रॉस कर दिया है, उनके इस बयानियों को IMF के इस विज़िट ने जो है क्रॉस लगा दिया है। और अब इसी सारी सूरत हाल के नतीजे में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंडे को सुबह 11:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इजलास तलब किया है। उस इजलास के अंदर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और मरकज़ में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ और उनके फौरी इनेकाद का जो है कोई जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि अब इलेक्शन में जाने से पहले जो है कि यहाँ बल्दियाती इंतखाबात करके अपने मोहरे बिठाए जाएँ वहाँ पे ज़िले हुकूमतों के अंदर और फिर उनके ज़रिए इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जाए। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि 31 दिसंबर को
اسلام آباد میں الیکشن ہونے تھے، لیکن کیونکہ یہاں پہ اس وقت بہت پاپولیرٹی گراف ہائی تھا، جس طرح پنجاب میں الیکشن نہیں کروا رہے تھے، اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے یہ فرار اختیار کیا انہوں نے بلدیاتی. جب شیڈول اناؤنس ہو چکا تھا، کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے تھے، اس وقت وفاقی حکومت نے اسلام آباد لوکل باڈیز ایکٹ کے اندر ترمیم کی، یونین کونسل کی تعداد بڑھا دی اور پھر کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، 31 دسمبر کو الیکشن ہوگا، لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت نے الیکشن نہیں کروایا اور پھر تقریباً یہ 2 مہینے جو ہے سماعت چلتی رہی اور پھر 3 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 120 دنوں کے اندر اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانا ضروری ہے. لیکن وہ 120 دن بھی 1 جولائی کو پورے ہو گئے ہیں، اور وہ 120 دن گزرنے کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت کو خیال آیا کہ عدالتی حکم نامہ تھا، تو ہمیں جو ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ جان بوجھ کے اسٹیٹ آف ڈیفائنس جو کریٹ کیا گیا عدلیہ کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ان کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں، وہ پورا ٹائم 120 دن گزارے. اور پھر اب جو ہے کہ 120 دن کے بعد 5 دن بعد جو ہے کہ اب کہا جا رہا ہے جی اجلاس بلائے جا رہے ہیں، ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک صورتحال ہے یہ کافی تشویشناک ہے، اور آگے بھی آپ کو اس وقت جو ہے یہ صورتحال کی جو ہے ریپوٹیشن جو ہے وہ نظر آئے گی. تو ہم آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.